नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 7 में हम आपके लिए क्लास 11th एनसीईआरटी भूगोल से पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण और इस पुस्तक से अध्याय नंबर 4 जलवायु क्लाइमेट से हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपकी जो क्लास है सवेरे 10 बजे होती है, सुबह 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है और इस लाइव क्लास में आप इन प्रश्नों के आंसर भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर डेली क्लास में जुड़ते भी हैं और साथ में जो आपकी अगली क्लास होगी वो आज शाम 5 बजे आपकी होगी और शाम 5 बजे हम आज आपसे मिलेंगे साइंस में और साइंस एनसीईआरटी में एमसीक्यू प्रश्नों के साथ में मिलेंगे शाम 5 बजे, जिसमें आज हम नियंत्रण एवं समन्वय का फर्स्ट पार्ट आएगा। तो नियंत्रण और समन्वय का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में उसका फर्स्ट पार्ट आएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर। अब आप सभी अभ्यर्थी लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ठंडा स्थान है? प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन है लेह, ऑप्शन है द्रास, ऑप्शन है श्रीनगर। तो यहाँ पर आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भारत में सबसे ठंडा स्थान है, यानी कि जहाँ पर जिस स्थान पर जो टेम्परेचर है या तापमान है सबसे कम पाया जाता है किसी भी समय में। तो भारत में सबसे ठंडा स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है द्रास। द्रास पड़ता कहाँ है? तो द्रास पड़ता है लद्दाख में। और यहाँ पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो द्रास के लिए जो है जम्मू कश्मीर दिया गया है, लेकिन वो पहले के मानचित्र के हिसाब से दिया गया है। आज के जो नए मानचित्र में जब भी आप देखेंगे तो द्रास वाला जो क्षेत्र है ये कारगिल वाले क्षेत्र में पड़ता है, कारगिल वाले क्षेत्र में। और कारगिल आपको मालूम है कि कारगिल जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो कारगिल जो जिला भी है, कारगिल जिला लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? पहले भी प्रश्न आपने देख चुके हैं, तो सुरू नदी के किनारे स्थित है जो कि टीआरई 3 में पूछा भी गया था। तो कौन सा भारत में सबसे ठंडा स्थान है? आंसर हो जाएगा द्रास। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। दिसंबर के किसी रात में लद्दाख के, यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी में या एससीईआरटी में, तो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर दिया होगा, आप उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर लद्दाख होना चाहिए, अभी लद्दाख के अंतर्गत आता है। लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर द्रास में पाया जाता है। द्रास को हम गेटवे टू लद्दाख भी कहते हैं। द्रास को हम गेटवे टू लद्दाख, यानी अगर आपको लद्दाख में एक हिसाब से एंट्री करना है तो उस हिसाब से, जब पहले ये कश्मीर में पड़ता था, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, तब द्रास को हम गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है। तो वो भी में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेटवे टू लद्दाख किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो द्रास वाला जो क्षेत्र है, द्रास दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर भी माना जाता है। एक बार कमेंट कीजिएगा दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर दिन में तापमान और रात में तापमान, और दोनों तापमान का जो अंतर है वो सर्वाधिक किस में पाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार का कह सकते हैं कि राजधानी है, और आज की डेट में इसका नाम क्या हो चुका है? तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो पोर्ट ब्लेयर का जो आज की डेट में हम पोर्ट ब्लेयर को किस नाम से जानते हैं? नाम चेंज हो चुका है। इसके अलावा केरल का तिरुवनंतपुरम, इसके अलावा राजस्थान का थार। तो जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है वही थार मरुस्थल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में भारत में सर्वाधिक अंतर होता है? तो राइट आंसर है थार। तो ध्यान रखिएगा, जो थार या थार मरुस्थल का क्षेत्र है यहाँ के दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो दिन का जो तापमान है ये 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इतनी ज़्यादा गर्म होता है। और रात के टेम्परेचर की बात करें तो ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो आप डिफरेंस देखिएगा, तो 50 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 35। 20 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 30। तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। मैक्सिमम डिफरेंस जो पाया जाता है वो 35 डिग्री सेल्सियस का दिन और रात के तापमान में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, थार। अंडमान द्वीप समूह और केरल में दिन और रात के तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अंडमान द्वीप समूह और केरल में दिन और रात के तापमान में कितने? तो 7 से 8। तो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। थार मरुस्थल में बात करें तो दिन का तापमान और रात के तापमान में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर पाया जाता है।
और यहाँ अंतर हम किस तरीके से देखते हैं, तो दिन में कभी भी तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो दिन में हम सर्वाधिक तापमान देखते हैं, दिन का हम सर्वाधिक तापमान देखते हैं, और रात का हम क्या देखते हैं, न्यूनतम तापमान। इस प्रकार से हम देखते हैं, तो दिन में सर्वाधिक तापमान देखेंगे, रात में न्यूनतम तापमान देखेंगे, उसी का डिफरेंस कर देंगे। यही आपसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय में वर्षण प्रेसिपिटेशन मुख्यतः किस रूप से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल की बूंदों के रूप में, उत्तर पूर्व मानसून के रूप में, हिमपात के रूप में। कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि हमने क्लास 11th NCERT का आपको 3 क्लास एक साथ में पढ़ाया था मैराथन में। तो जो हम सीरीज अभी लेकर चल रहे हैं, तो इसका जो 3 अध्याय तक था वो तो हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया था, और यहाँ पर अध्याय नंबर 4 जलवायु चल रहा है, तो जलवायु हमने आपको नहीं पढ़ाया। तो जलवायु का जो थ्योरी हमने आपको नहीं पढ़ाया है, और हम प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर को कवर करेंगे। अलग से आपको थ्योरी की क्लास इसकी नहीं दी जाएगी। तो 4, 5, 6 3 चैप्टर है, तो चौथा चैप्टर आपका चल रहा है। 1 से 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी भी कंप्लीट हो चुका है, MCQ भी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 4, 5, 6 का थ्योरी नहीं दिया जाएगा, इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में भी आ रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। तो इसमें तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर वो है हिमपात। तो हिमालय में जो वर्षण होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, जिसको हम वर्षा कहते हैं एक हिसाब से, या रेन कहते हैं। तो वर्षण शब्द प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन शब्द प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः जो है हिमालय में वर्षण या प्रेसिपिटेशन या रेन जो है किस रूप में होता है, तो ये हिमपात के रूप में होता है। बाकी जो भारत के क्षेत्र वहाँ पर जल की बूंदे के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण के लिए आंसर सी हो जाएगा, हिमपात। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है पूरे विश्व में? तो विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जो स्थान है वो मेघालय में स्थित है। और मेघालय में यहाँ पे कहाँ पर स्थित है? मौसिनराम या चेरापूंजी। तो मौसिनराम और चेरापूंजी को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मौसिनराम यहाँ पर राइट आंसर है। तो मौसिनराम में विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। मौसिनराम पड़ता कहाँ है? तो मेघालय में पड़ता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो ध्यान रखिएगा यह जो प्रश्न है कि कहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है, 2 रूप में आपसे पूछा जा सकता है। पहला रूप आपके सामने है, ठीक है। और कभी भी आपसे जब निम्नलिखित शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो आपको दिए गए विकल्पों में से चुनाव करना होता है सामान्यतः। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने लेह, ऑप्शन आपके सामने जोधपुर, ऑप्शन आपके सामने पोर्ट ब्लेयर। क्या आंसर होगा 5वें नंबर प्रश्न का? तो किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो दिए गए विकल्पों की अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। लेह कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है, साथ में लद्दाख की राजधानी भी है। तो लेह की बात करें तो न्यूनतम वर्षा लेह में दर्ज की जाती है एक वर्ष में। फिर यहाँ पर बात करते हैं, और लेह की बात करें तो लेह जो है ठंडा मरुस्थल वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठंडे मरुस्थल वाले क्षेत्र में पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर ऐसी परिस्थिति होती है। फिर यहाँ से अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है? तो भारत के किस स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है? जोधपुर, जैसलमेर, कच्छ का रण। तो यहाँ पर 2 प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक आपने यहाँ देखा इस प्रकार से जब आपको लेह आंसर होगा, दूसरे प्रकार से आपको यहाँ पर बात करें तो जो है जैसलमेर आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो जैसलमेर है, 2 प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जैसलमेर और लेह भारत में ऐसे स्थान है, जैसलमेर और लेह भारत में ऐसे स्थान है जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है पूरे देश के मुकाबले। तो जैसलमेर यहाँ पर आंसर है। चलिए अब यहाँ पर एक बार कमेंट कीजिएगा कि जैसलमेर और लेह में क्या माना जाएगा। जैसलमेर और लेह मान लीजिए आ गया दोनों, तब क्या किया जाएगा? तो जैसलमेर और लेह में वार्षिक वर्षा न्यूनतम कहाँ पर होगी, एक बार कमेंट कीजिएगा। और यह जो प्रश्न है एक दूसरे प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा? कुछ इस प्रकार से सेम प्रश्न जैसे यहाँ पर पूछा गया है, और वार्षिक वर्षा न्यूनतम, उसी प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुष्कतम स्थान कौन सा? तो वही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अगर लेह है तो लेह हो जाएगा। जनरली जैसलमेर और लेह को एक साथ में नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। तो ये आपका एनसीईआरटी में फैक्ट दिया गया है कि राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा जो है 9 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व भारत में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो उत्तर पूर्व भारत में जो स्थित मेघालय क्षेत्र है, मेघालय राज्य है, वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 450 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा। क्या राइट आंसर होगा 7वें नंबर प्रश्न का? तो उत्तर पूर्व भारत में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो ये 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और एक बार जो है कमेंट कीजिएगा कि बारिश को मापने के लिए कि कितनी बारिश किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो बारिश को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है रेन गॉज। आपने पढ़ा भी होगा साइंस में। तो रेन गाज नामक जो यंत्र होता है, तो रेन गॉज जो यंत्र होता है, इसी से हम बारिश को मापते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच में होती है। और जून और सितंबर के बीच में जो वर्षा होती है इसको हम मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जो मानसूनी वर्षा होती है जून और सितंबर के बीच में भारत के अधिकांश भागों में, ये किससे होती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ से। तो यहाँ पर आपको समय भी बताया गया है, जून और सितंबर के बीच में भारत में मानसून पवनें सक्रिय रहती हैं। और ये मानसून पवनें जो सक्रिय रहती हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून इनको कहा जाता है। एक बार हम समझ लेते। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून कहते क्यों हैं, इसका एक बार यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको जो है दिशाओं के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ पर बता देते हैं। तो ये जो दिशा होती है इसको हम पूर्व दिशा बोलते हैं। इधर जो है राइट साइड में पश्चिम दिशा होती है, सबसे ऊपर हमारा उत्तर दिशा होता है और सबसे नीचे दक्षिण दिशा होती है। 4 दिशाएं हैं। और अगर हम बात करें ये जो दिशा है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण है, इधर पश्चिम है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। उत्तर पूर्व दिशा हो गया जो उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है? तो उत्तर पूर्व दिशा होती है, जिसको हम उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। अब यहाँ पर जो मानसून आता है, मानसून का जो डायरेक्शन होता है, मानसून की जो दिशा होती है कुछ इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो दिशा है कुछ इस प्रकार से, तो ये दिशा है मानसून की भारत में। दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ। तो भारत में मानसून की दिशा एक्चुअली में क्या होती है? तो ये आपके सामने है, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ। और मानसून की उत्पत्ति, या कह सकते हैं कि मानसून पवनें जिस दिशा से आ रही होती हैं, किधर से आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम से। तो जिस दिशा से आ रही हैं उसी दिशा के अनुसार नाम रखा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पर नाम दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और किधर की तरफ जाती हैं? तो उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ जाती हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून वाली दिशा से, दक्षिण पश्चिम वाली दिशा से आती हैं, इस वजह से हम मानसून पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। तो और ये दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है जिसको हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और ये उत्तर पूर्व है, अभी हम उत्तर पूर्व मानसून को भी देखेंगे। तो ये आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा। जून और सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा भारत में होती है। अगला प्रश्न है, सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में किससे वर्षा होती है? कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ। तो सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में किससे वर्षा होती है? एक बार कमेंट कीजिएगा। आपसे जो है लोकेशन पूछा गया उत्तर पश्चिमी भाग में, जो कि उत्तर और पश्चिम के बीच में पाया जाता है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो भाग होता है उसको हम उत्तर पश्चिम कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं सामान्यतः, तो जो है पंजाब का क्षेत्र आता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, कश्मीर का भी कुछ भाग हो गया। तो ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि ये उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के मौसम के दौरान बारिश होती है। और ये जो बारिश होती है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, तो ये जो बारिश होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पश्चिमी विक्षोभ को हम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, इंग्लिश में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस कहते हैं।
सर्दियों के समय में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तर पश्चिम भारत में। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, इनके कारण सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश होती है और यह जो बारिश होती है गेहूं की खेती के लिए लाभदायक होती है। गेहूं कैसी फसल है एक बार कमेंट कीजिएगा। तो गेहूं कैसी फसल है, तो रबी फसल है। तो रबी फसलों के लिए कहिए या गेहूं के लिए भारत में, उत्तर भारत में लाभदायक होती है पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने। तो ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर जिसको हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। तो क्या आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस की उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो यहाँ पर राइट आंसर है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी का जो क्षेत्र है वहाँ से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी विक्षोभ नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से आ रही है। अभी हमने देखा था दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कि दक्षिण पश्चिम वाली दिशा से आ रही थी, इसलिए उसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून रखा था। उसी प्रकार से यह जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये आता है तो ये पश्चिम दिशा से आता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया पश्चिमी विक्षोभ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन वाला क्षेत्र है कौन सा। तो ये यहाँ पर जो सागर यहाँ पर देख रहे हैं, जो पानी का जो क्षेत्र है, जो जल का क्षेत्र है, इसी जल के क्षेत्र को हम कहते हैं भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, दक्षिण में इसके अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो भूमध्य सागर है ये वह स्थान है जहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है यहाँ पर होती है। और इसके अलावा भूमध्य सागर से ये किधर की तरफ आ रहा है, तो ये भारत की तरफ आ रहा है। तो भूमध्य सागर यहाँ पर अगर हम बात करें क्योंकि तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो हमेशा जो है बात करेंगे तो पूर्व साइड में, लेफ्ट साइड में अगर हम अपने हैंड के देखते हैं या वैसे भी समझिए तो ये आपका वेस्ट है और इधर आपका जो है ये ईस्ट है। तो वेस्ट से ईस्ट है यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहा है, तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ आने की वजह से इसका नाम होता है पश्चिमी दिशा। और यहाँ पर भारत में बारिश होती है ठंडियों के मौसम में। दो प्रकार की बारिश होती है, एक तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होती है वो हिमपात के रूप में होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है। और उत्तर भारत वाले क्षेत्र में जो है जल बूंदों के रूप में बारिश होती है। और यहाँ जो बारिश होती है ये जो है बात करें तो रबी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें गेहूँ प्रमुख है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन के हिसाब से नाम रखा गया। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इसके अलावा शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। तो शीतकाल में या ठंडियों के मौसम में जब रात का तापमान बढ़ जाता है अचानक से, तो इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ अब आने वाले हैं। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, इसका क्या कारण है। तो तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश है जिनको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, तो कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र में बात करें तो कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र में शरद ऋतु में ठंडियों में बारिश होती है। इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो है उत्तर पूर्व मानसून। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व मानसून राइट आंसर है। अब यहाँ पर उत्तर पूर्व मानसून जो इसके कई नाम हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर पूर्व मानसून को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो पहला तो हो गया कि उत्तर पूर्व मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा नाम भी है जो आपको इस बार TRE 3D एग्जाम में दिया गया था, जिसको बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिस कर दिया था, प्रश्न गलत कर दिया था, लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। तो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, तो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। तो दो नाम यहाँ पर अलग से भी आपको ध्यान रखने हैं, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। तो ये नाम है, ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व मानसून के दो नाम और है, लौटता हुआ मानसून रिट्रीटिंग मानसून, इसके अलावा लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसी के कारण तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में कोरोमंडल तट पर शरद ऋतु के आरंभ में वर्षा होती है। अभी हमने यहाँ पर देखा था, अब नाम यहाँ पर उत्तर पूर्व मानसून क्यों रखा गया, तो फिर वही कहानी है
यहाँ पर देखिए एक बार आपको याद आ जाएगा, ये कौन सी दिशा थी, तो ये उत्तर पूर्व दिशा थी, और ये कौन सी दिशा थी, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा थी। अब इस बार जो मानसून आ रहा है, मानसून गया था किस रूप में, याद करिए, मानसून गया था किस रूप में, तो मानसून गया था साउथ वेस्ट मानसून के रूप में, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में, दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में। अब यही मानसून क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। यही मानसून क्या हो गया, ये अब उल्टा हो गया, इसकी डायरेक्शन है वो विपरीत दिशा हो गई है। अब ये उत्तर पूर्व मानसून की तरफ से आ रहा है, सर्दियों के आरंभ में उत्तर पूर्व मानसून की तरफ से आ रहा है। किधर की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रहा है, जिधर से आ रहा है उसी के हिसाब से नाम होता है। आ किधर से रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ से, इसीलिए हम इस मानसून को जो कि लौट रहा है उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, चलिए दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून आया था, जिसके कारण जो है जून से लेकर सितंबर तक भारत में बारिश होती है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है यही लौट रहा होता है, यही एक हिसाब से लौट रहा होता है। चूँकि अब लौटने से पहले बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, तो साउथ वेस्ट मानसून की जो नमी है, एक हिसाब से जो नमी है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी जो पवनें हैं अभी कैसी हो गई, शुष्क हो गई हैं। अब ये शुष्क पवनों की दिशा बदलती है, शुष्क पवनों की दिशा बदलती है। अब इनको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जान लेते हैं। अब चूंकि साउथ वेस्ट मानसून लौट रहा है, यानी मानसून लौट रहा है, तो इसीलिए हम इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं इसी को। और इसी को ही हम, चूंकि साउथ वेस्ट मानसून ही लौट रहा होता है एक्चुअली में, तो साउथ वेस्ट मानसून को हम लौटता जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून या रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर। यही आपका प्रश्न था जो आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 में जब आपसे पूछा गया, लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून आपके विकल्प में भी था, लेकिन आपने वहाँ पे नन आंसर लगाया क्योंकि आपके जहन में था कि केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट का सारा खेल है। तो साउथ वेस्ट मानसून ही लौट रहा होता है, इसी को हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में जानते हैं, दिशा के रूप में। दिशा नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून। दूसरा चीज़ है कि साउथ वेस्ट मानसून ही असल में लौट रहा है, तो इसीलिए हम चाहे इसको लौटता हुआ मानसून बोले या फिर लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून बोले, बात एक ही है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो शुष्क पवनें आ रही हैं। अब शुष्क पवनें जो आ रही हैं, बारिश तो इससे बहुत ज़्यादा होने की संभावना है नहीं, शुष्क पवनें वापस से इस प्रकार से ये दिशा रहती है, ये है उत्तर पूर्व मानसून की दिशा। तो उत्तर पूर्व मानसून की जो दिशा है अभी हमने देखा कुछ इस प्रकार से, तो ये जो दिशा है ये उत्तर पूर्व मानसून है, कुछ इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है। बंगाल की खाड़ी में जो है जल होने की वजह से, पर्याप्त जल होने की वजह से इन जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इनको क्या मिलता है, तो इनको मिल जाता है नमी। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून को या उत्तर पूर्व मानसून को क्या मिल जाता है, तो नमी मिल जाता है। नमी मिल गया, तो जब नमी मिल गया तो ये जो कोरोमंडल तट यहाँ पर देख रहे हैं, इस कोरोमंडल तट पर बारिश हो जाती है। तो बारिश होने का कारण आप समझ गए, नमी पहले नहीं थी, लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, बंगाल की खाड़ी में जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर नमी इकट्ठा होने लगती है। पर्याप्त नमी जब हो जाती है तो ये बारिश करती है, कहाँ पर करती है अल्टीमेटली, अंततः तो कोरोमंडल तट पर। और ये जो क्षेत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोरोमंडल तट है, और कोरोमंडल तट में आंध्र प्रदेश भी आते हैं और तमिलनाडु भी आता है। इसके अलावा यह जो बारिश होती है यहाँ तक इस प्रकार तक होती है, यानी कर्नाटक का भी कुछ भाग में बारिश होती है और केरल के भी कुछ भाग में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। मुख्यतः कहाँ पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर। मुख्यतः कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और वही साउथ वेस्ट मानसून जब आया था तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिशा थी, साउथ वेस्ट मानसून की साउथ वेस्ट की तरफ से आ रहा था तो इस प्रकार से दिशा थी। लेकिन जो लौटता हुआ मानसून है इसकी जो दिशा कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, जस्ट अपोजिट दिशा है, वही मानसून था जो एक प्रकार से लौट रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण मेघालय में भारी बारिश होती है। तो यहाँ पर आपका जो क्लास है थोड़ा लंबा चल रहा है, इसका कारण यही कि थ्योरी हमने कराया नहीं तो इसलिए थोड़ा सा समय ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा क्लास। चलिए, मेघालय में भारी बारिश होती किस वजह से, आपने देखा कि मौसिनराम जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा बारिश पूरी दुनिया में होता है, पूरे विश्व में होता है, तो मेघालय में भारी बारिश जो होती है किसके वजह से होती है, उत्तर पूर्व मानसून की वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है, या लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। तो क्या आंसर होगा 12वें नंबर प्रश्न का। तो मेघालय की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में जो भारी बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्यतः होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्यतः बारिश होती है मेघालय में। एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं। एक शाखा जो ये अरब सागर वाले क्षेत्र में से आ रही है तो अरब सागर शाखा बोलते हैं।
दूसरा जो शाखा है, ये शाखा कुछ इस प्रकार से, तो ये जो शाखा है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल खाड़ी की जो शाखा है, तो बंगाल खाड़ी की शाखा, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये अरब सागर की शाखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून दो प्रकार से भारत में आता है, जो पश्चिमी भाग से टकराता है तो ये अरब सागर वाली शाखा बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ से आता है जो कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से, यहाँ पर आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से जो आता है इसको हम बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो भारत का उत्तर पूर्व भारत है यहाँ पर पहुँचती है, और उत्तर पूर्व भारत में पहुँचते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर क्षेत्र है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कौन सा क्षेत्र है, मेघालय। तो मेघालय में जो भारी बारिश होती है ये इन्हीं जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण होती है। और किस शाखा से आती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से आती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, दो प्रकार से जो है यहाँ पर पवनें आती हैं, एक ही अरब सागर और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर एक बार कमेंट कीजिएगा, बिहार का क्षेत्र आपको पता है, तो बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र में बारिश जो है किससे होती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बिहार वाले क्षेत्र में जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। कुछ इस प्रकार से जो पवनें होती हैं वो कलकत्ता से बारिश करते हुए, कलकत्ता में सर्वाधिक बारिश करते हुए एक हिसाब से फिर जो है बिहार की तरफ बढ़ती हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इनकी बारिश करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बिहार में भी बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानसून की उत्पत्ति भारत में निम्नलिखित में से किन पवनों से होती है, तो यहाँ पर निम्नलिखित कर लीजिएगा। तो मानसून की उत्पत्ति भारत में निम्नलिखित में से किन पवनों से होती है, उत्तर पूर्व पवनें, उत्तर पश्चिमी पवनें, दक्षिण पश्चिम पवनें। तो यहाँ पर बात करें तो मानसून की उत्पत्ति हमने देख लिया किससे होता है, दक्षिण पश्चिम पवनों से, साउथ वेस्ट मानसून विंड से। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं, क्योंकि मानसून लेकर आती है तो इसलिए हम इसको सामान्यतः साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानसून पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को वर्षा का कारण बनता है, तो निम्नलिखित में से कौन मानसून पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तिब्बत के पठार की वजह से ऐसा संभव है, हिमालय पर्वत की वजह से ऐसा संभव है, अरावली की पहाड़ियों की वजह से ऐसा संभव। तो क्या आंसर यहाँ पर होगा, तो मानसून पवनों को रोकता कौन है, तो मानसून पवनों को केवल अकेला खड़ा हिमालय ही रोक सकता है। ठीक है, पूरा आप हिमालय का क्षेत्र देख लिया आपने, और जो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो अंततः हिमालय से टकराकर जो है भारत का जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर वर्षा का कारण बनती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हिमालय पर्वत हो जाएगा। अगर हिमालय नहीं होता तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये चला जाता। ठीक है, तो भारत उस केस में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से उपमहाद्वीप में वर्षा ही नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक जो हवाएं रुकेंगी नहीं, पवनें रुकेंगी नहीं, जब तक उनको अवरोध नहीं मिलेगा तब तक बारिश नहीं होगी। तो ये कारण है, हिमालय पर्वत यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ में एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, हम हिमालय को जलवायु विभाजक, क्लाइमेट जो है डिवाइड करने के रूप में भी देखते हैं, जलवायु विभाजक के रूप में भी जानते हैं। यहाँ ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप के उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। तो पहला काम हिमालय का क्या है कि जो तिब्बत की तरफ से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कि साइबेरिया से स्टार्ट होती हैं, उत्तरी ध्रुव वाले साइड से स्टार्ट होती हैं, ये भारत की तरफ आने से इनको रोकता है। पहला चीज़ ये है। तो ये ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप में को उत्तरी पवन, इन्हीं को उत्तरी पवन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, अभेद सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो हम लोग इन्हीं ठंडी पवनों को झेलते झेलते ही निपट जाते, मर जाते, इतनी ज़्यादा ठंडी होती। कुल मिलाकर हमें जिस प्रकार से रसिया वाला क्षेत्र आप देखते हैं, तो रसिया वाला क्षेत्र में जिस प्रकार से हालत है, कुछ उसी प्रकार की हालत यहाँ पर होती। लेकिन शुक्र है कि हिमालय हमारे लिए खड़ा है और साथ में अभेद सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जमा देने वाली यह ठंडी पवनें उत्तर ध्रुव निकट के पैदा होती हैं। तो ये एकदम से इतनी ज़्यादा ठंडी होती कि जमा देती हैं, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी पवनें होती हैं। मध्य तथा पूर्वी एशिया के में आर पार बहती हैं और ये भारत की तरफ आती हैं, लेकिन जो है इनको कौन रोक लेता है, तो हिमालय। इस प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर और साथ में दूसरी तरफ से, ये तो पहला कार्य हो गया, कि जो है ठंडी पवनों को जो उत्तरी ध्रुव के साइड से आ रहे उनको रोक रहा है। दूसरा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को ये रोकता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को भी रोकता है हिमालय और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो भारत के संबंध में पूछा गया कि भारत के आसपास कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं,
तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में, हिंद महासागर में, एक से अधिक या नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा? तो किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें तो ये हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? हिंद महासागर में। लेकिन हिंद महासागर के अंतर्गत ही बंगाल की खाड़ी भी आती है, ठीक है। इसके अलावा अरब सागर, ध्यान रखिएगा, अरब सागर वाले क्षेत्र में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कम होते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी भी है और हिंद महासागर भी है, तो इसलिए हमें आंसर एक से अधिक मानना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। हिंद महासागर के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी भी है, अरब सागर भी है। बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं, अरब सागर में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ध्यान रखिएगा ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। और लाल सागर और भूमध्य सागर की बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये आपका प्रश्न टीआरई में भी पूछा गया है। तो भारत का कौन सा तट बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है? मालाबार तट, जिसको केरल तट भी बोलते हैं, कोरोमंडल तट, जिसको हम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट बोलते हैं, कोंकण तट। तो कोंकण तट एक बार कमेंट कीजिएगा, कोंकण तट किसको बोलते हैं। चलिए, तो कोंकण तट आपका यहाँ पर महाराष्ट्र और ऊपरी कर्नाटक का जो भाग है वो हो जाता है। तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। कौन सा तट बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये आंसर यहाँ पर है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो है ये क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी का जहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये जब चक्रवात उत्पन्न होंगे तो इनका कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन होता है, कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन होता है, उड़ीसा तक या कह सकते हैं पश्चिम बंगाल तक के नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर पहुंचाते हैं? तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर उत्पन्न हुए, इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन होती है, आते हैं, टकराते हैं चेन्नई तट पर या फिर कहिए कोरोमंडल तट पर और भारी बारिश करते हैं। और भारी बारिश की वजह से तगड़ा नुकसान भी होता है, जान माल का भी तगड़ा नुकसान होता है। और यहाँ पर बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी असर करते हैं। उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी करते हैं, कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल वाला तट है वहाँ पर भी करते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो हानि करते हैं ये करते हैं इस वाले क्षेत्र में, कोरोमंडल तट पर। तो कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये कौन सा क्षेत्र है? तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कोरोमंडल तट। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2004 की जब सुनामी आई थी, तो जब 2004 की सुनामी आई थी तो भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पे ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि 2004 की सुनामी आने पर भारत का जो कोरोमंडल तट है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था ये चक्रवात। और साथ में अगर बात करें तो ये जो चक्रवात है, चक्रवात पर आती है, ये आपका फैक्ट था, इसको अलग कर लीजिएगा, इससे नहीं जुड़ा है। चलिए, अब ये जो चक्रवात है जिनकी हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर? तमिलनाडु के तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर, उड़ीसा के तट पर मुख्यतः टकराते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जिनको हम कोरोमंडल तट कहते हैं, उन पर सर्वाधिक नुकसान करते हैं। अगला प्रश्न है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है। ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम इंग्लिश में ITCZ कहते हैं, का क्षेत्र होने के कारण, तो ITCZ किस प्रकार का क्षेत्र होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है ये किस प्रकार का क्षेत्र होता है जिसके कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, सामान्य वायुदाब का क्षेत्र होता है, ये आपको बताना है। तो 17 नंबर प्रश्न का एक बार क्लियर कीजिएगा, फिर यहाँ पर इसको देखते हैं। तो ITCZ की बात करें तो ITCZ जो होता है, आपने इक्वेटर वाला क्षेत्र देखा है, विषुवत रेखा वाला क्षेत्र देखा है। तो विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसा क्षेत्र होता है? वो होता है निम्न वायुदाब का, निम्न वायुदाब का। यहाँ पर आप जो है 0 से लेकर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 5 या 10 तक, चलिए 10 तक मान लेते हैं। तो 0 से लेकर 10 अक्षांश तक, तो 0 से लेकर 10 अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है इसी को हम एक्चुअली में बोलते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ। और ये जो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर
जो व्यापारिक पवनें होती हैं दोनों दिशा से, उत्तरी गोलार्ध से भी व्यापारिक पवनें इस तरीके से आती हैं और दक्षिणी गोलार्ध से भी व्यापारिक पवनें आती हैं और यहाँ पर आकर इसी में मिल जाती हैं। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है ITCZ, यही आपसे पूछा गया है। और भारत में जब मानसून आता है तो जो निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है ये अपनी जगह बदलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है जब भारत का मानसून आता है तब ये भारत के उत्तर की तरफ इसका जो है शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है ITCZ और ये एक्चुअली में जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है जो आपने देखा कैसा क्षेत्र होता है, निम्न वायुदाब का, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी जहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है। तो लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या जिसको हम ITCZ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता कौन है ये आपको बताना है। पश्चिमी जेट प्रवाह, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दक्षिणी जेट प्रवाह, सदर्ली जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट प्रवाह, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो पश्चिमी जेट प्रवाह है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी जेट प्रवाह जो है किसको लाता है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ को लाता है, पश्चिमी विक्षोभ को लाता है भारत में। सर्दियों में अभी हमने देखा था वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जहाँ जो कि जिनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मेडिटेरेनियन सी से होती है, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से होती है। तो पश्चिमी जेट प्रवाह के कारण ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वी जेट प्रवाह की, तो पूर्वी जेट प्रवाह से याद रख लीजिएगा, पूर्वी जेट प्रवाह से भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो भारत में ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट प्रवाह के कारण आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा सिंपली। किस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं या व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? अभी हमने आपको बताया था कि भारत में जो मानसून आता है किस तरीके से आता है, तो साउथ वेस्ट मानसून से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसकी दिशा होती है। तो यही आपसे पूछा गया है कि किस बल के कारण ऐसा होता है कि भारत में जो व्यापारिक पवनें आ रही होती हैं उनकी दिशा अचानक से बदल जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है, कोरियोलिस बल है या अपकेंद्रीय बल है? तो कौन सा बल होता है? इस बल को हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल ऐसा बल होता है जिसके कारण, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है इक्वेटर है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ये इक्वेटर है और यहाँ पर जब मान लीजिए ये जो है भारत की स्थिति हो गई कुछ इस प्रकार से, और जो यहाँ पर व्यापारिक पवनें आ रही होती हैं तो जब भी कभी भी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आएंगी तो कभी भी जो व्यापारिक पवनें होंगी या किसी प्रकार की भी जो पवनें होंगी उत्तरी गोलार्ध में जब वो प्रवेश करती हैं तो अपनी वो दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती है? अपने दाएं तरफ, इस प्रकार से। तो आ तो रही थी इधर की तरफ, लेकिन अंततः इनका जो दिशा किधर की तरफ मुड़ गया, ये आप यहाँ पर बताइए कौन सी दिशा है? तो ये साउथ वेस्ट की दिशा है। तो साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ गई है, तो दक्षिण पश्चिम से, और किधर की तरफ जा रही? तो उत्तर पूर्व की तरफ। ये इधर की जो दिशा कौन सी है? तो साउथ वेस्ट से आ रही है और ये उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा बदला ये किसके वजह से बदल गया? तो ये जो बदला है यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ध्यान रखिएगा, अर्थ के रोटेशन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है और इसी कोरियोलिस बल के कारण हवाओं का जो डायरेक्शन है, वो पवनों का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो बदल जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर, देख रहे हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से, और इधर आपका दाएं ओर या दाएं तरफ मुड़ गई। क्लियर हो गया होगा। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद या विषुवत रेखा 0 डिग्री को पार करने के बाद दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें की दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। इस कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहने का कारण क्या है? क्योंकि इनकी जो दिशा है कैसी हो गई, ये इधर की तरफ जा रही थी, ये दिशा अलग है, लेकिन फिर ये दिशा इस तरफ हो गई, तो ये कैसी दिशा? तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून हम इनको कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर कितना होता है? 0 होता है, सर्वाधिक होता है, मध्यम होता है? तो कोरियोलिस बल की बात करें तो कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव पर या पोल्स पर, ध्रुव या पोल्स पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक होता है। और कोरियोलिस बल 0 होता है या नेग्लिजिबल होता है या नगण्य होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको नगण्य भी दिया जा सकता है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है विषुवत रेखा पर। तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री वाले क्षेत्र पर जो कोरियोलिस बल होता है, 0 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र पर 0 होता है, नहीं होता, ना के बराबर होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए कोरियोलिस बल, तो कोरियोलिस बल इसके जो है कह सकते हैं, तो इसलिए कोरियोलिस बल जो लगता है ये उत्तर दक्षिण दिशा,
तो उत्तर दक्षिण दिशा में कार्य करता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन को बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करता है। तो जो कोरियोलिस बल होता है, अभी हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर 0 डिग्री है, नीचे दक्षिण यानी दक्षिणी गोलार्ध से पवनें आ रही थी, उत्तरी गोलार्ध में जैसे प्रवेश करी इधर की तरफ विक्षेपित कर दिया कोरियोलिस बल ने अपनी दाईं तरफ। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन को जो है बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध, अभी हमने देखा उत्तरी गोलार्ध में दाईं दिशा में विक्षेपित कर देगा। कोरियोलिस बल का कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है, उसी के कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। क्या आंसर होगा? तो एल नीनो की अगर हम बात करें तो एल नीनो की जो उत्पत्ति होती है ये होती है पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो 21 में आंसर हो जाएगा बी। एल नीनो की बात करें तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। तो एल नीनो की उत्पत्ति होती कैसे है? तो एल नीनो की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में पेरू तट के निकट, अभी हम मैप के माध्यम से भी देखेंगे, उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। एल नीनो भूमध्य उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाता है। तो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है और जो 10 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ जाता है तब हम बोलते हैं कि एल नीनो सक्रिय हो चुका है। तो 10 डिग्री तापमान एल नीनो की उत्पत्ति की वजह से बढ़ जाता है। एक बार मैप के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं और ये कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर हमने काल्पनिक रेखा बना दिया आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरू चिली तट है, ये पेरू चिली तट है। पेरू चिली तट पे जो अगर हम बात करें सामान्य रूप से कौन सी जलधारा एक्टिव होती है तो इसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा, तो हम्बोल्ट धारा, हम्बोल्ट करंट, ठीक है, इंग्लिश में हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। हम्बोल्ट करंट एक्टिव रहता है। हम्बोल्ट करंट कैसी जलधारा? तो ठंडी जलधारा है। तो ध्यान रखिएगा ठंडी जलधारा है। लेकिन जब एल नीनो की उत्पत्ति होने वाली रहती है तो यहाँ पर आप इक्वेटर देख रहे हैं, तो ये भूमध्य रेखा की जो धारा होती है जो कि गर्म होती है, भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखा की जो गर्म क्षेत्र है यहाँ से जो धारा होती है ये हम्बोल्ट करंट वाले क्षेत्र में आ जाती है। तो यहाँ से आपने देखा तो यहाँ से जो जलधारा होती है भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र से, तो ये कहाँ पर आ जाती है? इस वाले क्षेत्र पर आ जाती है। इसके आने की वजह से, गर्म जलधारा के आने की वजह से क्या होता है? पेरू और चिली, यहाँ पर पेरू देख रहे हैं, यहाँ पर चिली देख रहे हैं, तो पेरू चिली के जो तट का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है गर्म जलधारा के आने के कारण। और जो हम्बोल्ट जलधारा होती जो कि ठंडी जलधारा होती सामान्यतः इस तट पर पाई जाती वो हट चुकी होती है, यानी उसकी जगह पर कौन सक्रिय हो जाता है? तो गर्म जलधारा। और इसी गर्म जलधारा को हम क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इसको मत समझिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इतना भारी रख रहे हैं जितना आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। बाकी इसके अलावा एल नीनो की वजह से जब एल नीनो आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एल नीनो जब आता है तो भारत में इसका नकारात्मक असर पड़ता है मानसून पर। मानसून को ये डिले कर देता है, भारत में जो मानसून है उसको ये डिले कर देता है, देरी कर देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एल नीनो क्या है? ऑप्शन आपके सामने उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, समुद्री तूफान है या गर्म महासागरीय धारा है। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एल नीनो है क्या? तो ये है गर्म महासागरीय धारा। ये भी हमने देखा कि गर्म महासागरीय धारा जिसके वजह से पेरू चिली के जो तट का जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एल नीनो के कारण भारत देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में देरी होती है जिसके परिणाम स्वरूप सूखा पड़ सकता है। तो भारत का जो मानसून है उसमें देरी हो जाता है एल नीनो के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो भारी बारिश होती है वो ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, और एक हिसाब से जो सामान्य जो प्रक्रम रहता है वो बदल जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। एल नीनो के कारण भारत में सूखा पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर कब पहुंचता है? जिसको हम बोलते हैं कि भारत में मानसून आ गया, भारत में मानसून आ गया। तो भारत में मानसून कब आता है?
या केरल पे कब पहुंचता है? केरल तट पे सबसे पहले पहुंचता है। तो भारत के केरल तट पे सबसे पहले आके टकराता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये डेट होती है 1 जून। तो ध्यान रखिएगा 1 जून को हम मानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में बारिश नहीं होती है क्योंकि? दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में ना के बराबर बारिश होती है, ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो बारिश नहीं होती दक्षिण पश्चिम मानसून से सामान्यतः, क्यों नहीं होती है? मानसून अरावली पर्वतमाला के लंबवत निकलता है। तो जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून अरावली पर्वतमाला के लंबवत निकलता है, यानी लंबवत का मतलब है कि अगर इस तरीके से और इस तरीके से जा रहा है तो लंबवत तो नहीं है। फिर बात करते हैं मानसून अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन राजस्थान से नहीं गुजरती। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन राजस्थान से तो गुजरती है, तो ये गलत हो जाएगा। मानसून अरावली पर्वतमाला के लंबवत जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो राजस्थान में बारिश होती। ध्यान रखिएगा कभी भी लंबवत पवनें जब चलती हैं, किसी पहाड़ से जब टकराती हैं, चाहे वो अरावली ही क्यों ना हो, अगर लंबवत पवनें जब आएंगी, अगर पहाड़ से टकराएंगी तो बारिश जरूर करेंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं, लंबवत जाती नहीं है। कैसी चली जाती है? समानांतर चली जाती है। तो मानसून जो है अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है, इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में बारिश नहीं होती या ना के बराबर बारिश होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक बार मैप के माध्यम से भी आप समझ लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दिशा होती है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपने देखा होगा, जितना अगर आपको याद हो तो जो है जो अरावली वाला क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता तो है इस प्रकार से समानांतर चला जाता है, तो कोई अवरोध नहीं मिलता है। और अरावली की जो कह सकते हैं जो अब स्थिति है दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है, इस वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून को कोई अवरोध नहीं मिलता, इसलिए अरावली वाले क्षेत्र में या राजस्थान वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, सामान्यतः या कम बारिश होती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और उन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम किसके नाम से जानते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं के द्वारा शीतकालीन वर्षा भारत में किस फसल के उपयोगी होती है? तो ये आपको बताना है। खरीफ फसल के लिए उपयोगी होती है, रबी फसल के लिए उपयोगी होती है, जायद फसल के लिए उपयोगी होती है। डिस्कस कर चुके हैं। तो गेहूँ आप डिस्कस किया गया था, तो गेहूँ रबी फसल है, तो रबी फसलों के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होती है, बारिश हो जाती है, और गेहूं जो है मुख्यतः इस समय उगाई जाती है उत्तर पश्चिमी भारत में। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व मानसून पवने, यहाँ पर पवन कर लीजिएगा, उत्तर पूर्व मानसून पवने अक्टूबर से नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं, और निम्नलिखित में से किन स्थानों पर झंझावती वर्षा करती हैं? तो उत्तर पूर्व मानसून पवनें जो होती हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा है इस चीज़ को। और निम्नलिखित में से किन स्थानों पर झंझावती वर्षा करती हैं? भारी बारिश करती हैं। तो ये जो बात करें तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक एवं केरल में। तो क्या आंसर होगा? तो अभी हमने देखा था कि कोरोमंडल तट पर बारिश होती है, कोरोमंडल तट पे दक्षिणी आंध्र प्रदेश भी आता है, तमिलनाडु भी आता है। इसके अलावा हमने आपसे बोला था कि कर्नाटक और केरल के कुछ भाग में भी बारिश होती है। तो दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में भी बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, और केरल में भी कुछ बारिश होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो इस वाले क्षेत्र में होती है। तो आंसर यहाँ पर आपका इस प्रश्न का हर हिसाब से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद किस नाम से विख्यात शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं? तो हमने आपको बोला था अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कैसा क्षेत्र होता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, और हमने आपसे बताया था कि ये विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है, विषुवत रेखा के आसपास ये क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन जब मानसून आता है तो मानसून आने से पहले यह जो अभिसरण क्षेत्र है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जो क्षेत्र है, ये इसकी जो उपस्थिति हो जाती है यहाँ पर हो जाती है। ITCZ ये भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में इसकी अवस्थिति, या उत्तर पश्चिमी या उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी अवस्थिति हो जाती है, और ये जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। और इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र से दोपहर के बाद जो है लू नामक विख्यात या कुख्यात कह लीजिए शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं। लू आपको मालूम है कि गर्मियों में चलती हैं। किसके वजह से चलती हैं? क्योंकि जो ITCZ था, जो पहले कहाँ पर था? विषुवत रेखा के आसपास था, वो अब आ गया है उत्तर
भारत में। तो उत्तर भारत में इसकी अब स्थिति हो गई, शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ आ गया है और ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। निम्न वायु दाब का जब क्षेत्र है तो ये हाई प्रेशर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो पवनें होती हैं वो हाई प्रेशर की तरफ से आती हैं तो निम्न वायु दाब की तरफ अट्रैक्ट होती है। इस प्रकार से मानसून आता है भारत में। तो लू हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जो ये पवनें होती हैं जो कि शुष्क होती हैं, तप्त होती हैं, गर्मियों के मौसम में चलती हैं, इनको हम लू के नाम से जानते हैं। लू की वजह से बहुत सारी जान भी जाती हैं और ये कुल मिला के क्षैतिज रूप से चलती हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी जो दिशा होती है लू की, ये क्षैतिज रूप से चलती हैं। इस वजह से लू के थपेड़े पड़ते हैं। बोलते हैं ना, लू के थपेड़े पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि ये इस तरीके से पड़ती हैं। अगर आप सामने से आ रहे होंगे, लू आपके अपोजिट डायरेक्शन से आपकी तरफ आ रही होगी, परेशान हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म और शुष्क और तप्त हवाएँ होती हैं। उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें होती हैं जिनको हम लू कहते हैं। दिल्ली और पटना के बीच में इनकी तीव्रता अधिक होती है। तो उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें होती हैं जिनको हम लू कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर या आम वर्षा के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, केरल और तटीय कर्नाटक में। तो बात करें मैंगो शावर की, आम्र वर्षा की, तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बारिश होती है मानसून से पहले। ध्यान रखिएगा, मानसून से पहले कुछ बारिश होती है जिनको हम आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं। और इसके वजह से आम के जो पेड़ होते हैं, या कह सकते हैं आम पक जाते हैं। आम के जो वृक्ष में आम होते हैं वो पक जाते हैं। इन वजह से इनको आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं। केरल और तटीय कर्नाटक वाले क्षेत्र में ये जाने जाते हैं आने के लिए। तो मानसून से पहले की बारिश होती है केरल और तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा के नाम से, मैंगो शावर के नाम से। यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, यानी मानसून से पहले की जो बौछार होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं, केरल और तटीय कर्नाटक वाले क्षेत्र में। फूलों की बौछार, ध्यान रखिएगा, फूलों की बौछार क्या होता है ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। तो फूलों वाली बौछार अगर आपसे पूछ लें कि फूलों वाली बौछार से जो है किसके लिए उत्पाद जो जरूरी होता है, तो कहवा के जो फूल होते हैं, तो जो कहवा के फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं। कहवा को कहते क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा। तो फूलों की जो बौछार होती है ये केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में, जैसे कि कर्नाटक, तो कर्नाटक, केरल और कर्नाटक क्षेत्र में कहवा उत्पादक क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इससे कहवा के फूल खिलने लगते हैं जिसको हम फूलों की बौछार कहते हैं या फूलों वाली बौछार कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी जो है मानसून से पहले पूर्व मानसून पवनें होती हैं, लेकिन ये जो है भारी बारिश होती हैं, भारी बारिश लेकर आती हैं। भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? काल बैसाखी। तो ध्यान रखिएगा, काल बैसाखी नाम से जानते हैं। मुख्यतः पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में और असम वाले क्षेत्र में भी एक्टिव रहती हैं। और इसके अलावा बात करें तो ये जो काल बैसाखी होता है, काल बैसाखी किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? तो काल बैसाखी पवनें जो होती है जिनकी वजह से भारी बारिश होती है, चाय, पटसन और चावल के लिए जो है अच्छी होती है। असम में इन तूफानों को क्या बोलते हैं? तो बारदोली छीड़ा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। असम में काल बैसाखी पवनों को क्या बोला जाता है? तो बारदोली छीड़ा कहा जाता है। चाय, पटसन और चावल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो पटसन है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो पटसन का जो है सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है भारत का? अगला प्रश्न है तमिलनाडु तट, आखिरी प्रश्न आज का। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है? इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी? आखिरी प्रश्न है। तो वर्षा ऋतु की जब हम बात करते हैं तो जून से सितंबर, कब आता है? जून से सितंबर। तो जून से सितंबर के बीच में मानसून पवनें आती हैं, मानसून से बारिश होती है, लेकिन इसमें देखा जाता है तमिलनाडु तट रह जाता है, यानी यहाँ पर बारिश नहीं होती है, शुष्क रह जाता है। क्या कारण है इसका? तो तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तो जो तमिलनाडु तट है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है शैडो एरिया क्षेत्र, शैडो एरिया जोन। तो शैडो जोन में पड़ता है। तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है? तो पहला है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो तमिलनाडु तट होता है ये वाला, तो कुछ इस प्रकार से जो है, कुछ इस प्रकार से साउथ वेस्ट मानसून आता है
और इस वजह से एक हिसाब से समानांतर रह जाता है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसून पवनें आती हैं, इस वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से या बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से जो मानसून पवनें आती हैं, इनसे तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती है। क्योंकि समानांतर, जैसे अभी हमने देखा था अरावली के केस में समानांतर निकल गई थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता, समानांतर निकल जाती है, इस वजह से बारिश नहीं होती, पहला कारण। दूसरा है तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही है एक हिसाब से। तो जो अरब सागर की शाखा ये है, यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट अवरोध है, अवरोध पैदा करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। पश्चिमी घाट के अवरोध उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर जो है पहाड़ी वर्षा होती है, जिसको हम माउंटेन रेन कहते हैं। तो पहाड़ी वर्षा मुख्यतः मानसून पवनों को करा देते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बाद वाला जो क्षेत्र होता है ये मुख्यतः शुष्क रह जाता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, क्योंकि जो है ये टकरा कर जो है ज़्यादातर जो हवाएं होती हैं, नमी जो ग्रहण किए हुए आती हैं, ये पश्चिमी घाट से टकरा कर बारिश कर देती है। तो पश्चिमी घाट के पूर्व में जब आप जाएंगे इस तरफ, ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र रह जाता है, तो तमिलनाडु क्षेत्र इधर पड़ता है। तो तमिलनाडु क्षेत्र में इस प्रकार से जो अरब सागर वाली शाखा है उससे भी बारिश नहीं हो पाती है। तो ये वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, वृष्टि क्षेत्र मतलब जहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर दोनों आंसर है, तो ए और बी दोनों आंसर, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। सी वाले को देख लेते हैं, तो यहाँ पर सी तो मतलब फैक्चुअली तो करेक्ट है, तमिलनाडु तट पर उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है, ये तो सही है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर नहीं है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, जो है गर्मियों में क्यों सूखा रह जाता है, यानी वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है तमिलनाडु तट, तो इसका कारण था ए और बी। तो राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये फैक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि सर्दियों में बारिश होती है, जब आपसे सर्दियों में बारिश पूछा जाएगा तभी आपका आंसर होगा, लेकिन इस प्रश्न का ये यहाँ पर आंसर नहीं लिया जाएगा। वैसे ये सही कथन है, समझ में आ गया होगा, ए और बी को हम सही मानेंगे, इसलिए आंसर इसका डी है। उम्मीद करते हैं कि आज आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। शाम को 5 बजे हम आपसे मिलेंगे, जहाँ पर साइंस के MCQ प्रश्नों को हम आपको कराएंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।